तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी जिसे आप पीएफआई के नाम से भी जानते हैं, उसकी देश विरोधी गतिविधियों पर सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। 5 साल का बैन लगा दिया है। सरकार ने यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की है और कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। पीएफआई अपनी देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बार बार सरकारी एजेंसियों के निशाने पर रहा, सबने ये देखा है, लेकिन हर बार वो संविधान का हवाला देकर इससे बचता भी रहा। हालांकि पीएफआई भी कह रहा है कि उसे सरकार का फैसला मंजूर है, लेकिन अब आप देश की राजनीति को देखिए और समझिए। पीएफआई भले ही खुलकर नहीं बोल पा रहा, लेकिन देश की कई राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता खुद ब खुद उसके वकील बनकर खड़े हो गए। उन्हें कोर्ट कचहरी के फैसले का इंतजार नहीं है, वो खुद वकील बनकर सरकार से सबूत मांग रहे हैं और खुद ही जज बनकर फैसला भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, सरकार का ये फैसला तो गलत है और ये चुनावी फायदे को देखते हुए लिया गया है। आपको याद होगा 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी कुछ इसी तरह के सबूत मांगे गए थे। कांग्रेस नेता कमलनाथ अब ये कह रहा है कि पीएफआई बैन पर बनावटी नहीं बल्कि पुख्ता सबूत चाहिए। वैसे विपक्ष पीएफआई पर बैन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। इसे गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए ये बहस लेकर आए हैं कि क्यों ये बैन जो है इस पर आज बहस करना जरूरी है। इस पर बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएफआई बैन पर कांग्रेस नेता, जैसा कि हमने आपको बताया, सबूत मांग रहे हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि पीएफआई बैन की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीएफआई पर कार्रवाई को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है चुनावी फायदे के लिए किया गया है। ये बहस इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि टेरर पर एक्शन को विपक्ष कह रहा है ये इस्लामोफोबिया है। वहीं बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि पीएफआई पर कार्रवाई को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। आपके पास उनके खिलाफ कुछ नहीं, आप सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ सबूत मिल जाए। आज सबूत क्या होगा? विदेश से इनका ताल्लुक है, विदेश से पैसा आ रहा है, बताएंगे कुछ नहीं। इस तरह की कार्रवाई जब जब कोई चुनाव पास आते हैं तब केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार करती है। सही सबूत होना चाहिए और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए भारत के किसी भारतीय की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई थी आतंकवादियों के खिलाफ तो सेना पर सवाल उठा रही थी। ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अब ये आंतरिक सुरक्षा को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक केंद्र सरकार ने की है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों सीधे सीधे कहेंगे ही नहीं, इनडायरेक्ट ही कहेंगे। तो आप देख रहे हैं सरकार ने जैसे ही ये बड़ा कदम उठाया है उसके बाद से ही लगातार सियासत इस पर हो रही है। सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो ये कह रही हैं कि आरएसएस पर पाबंदी कब लगेगी। जल्दी से आपको सुनवाते हैं जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं उसमें कैसे ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पीएफआई पर बैन जो है वो मजहब देखकर लगा दिया गया हो, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कोशिश करता भी दिखाई देता है कि इसे कहीं ना कहीं मजहब के साथ जोड़कर देख रहा है। आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। पीएफआई के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पीएफआई और उनके साथ साथ 6 और उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के संदर्भ में अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है। राज्यों में इसकी कार्रवाई करनी है। इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर
वहाँ पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, और उनका ये बयान कल भी आया था जब उन्होंने कहा था कि पीएफआई के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमलनाथ किस तरह सबूत मांग रहे हैं। पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं, वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो उत्पन्न पैदा नहीं हुई। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? जिस तरह इन्होंने फर्जी केस लगाए पूरे जनपद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, पैसा का उपयोग किया, प्रशासन का उपयोग किया, ये तो खुलेआम हुआ है। ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया, धमकाया, हर जगह खरीदा। ये अगर जनता इनके साथ होती तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं कमलनाथ जी सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर सरकार से। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, हमारे साथ एसके दत्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुबूही खान हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुबैर मेमन आपको नजर आ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर रोहन गुप्ता जी आप ही से, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सरकार से सबूत मांगा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा वो ये रहा कि अच्छा कदम है लेकिन देर से आया कदम है। देखिए, किसी ने सबूत नहीं मांगा है। अभी आपने कमलनाथ जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर इतने समय से सबूत से तो सरकार कर क्या रही थी। पीएफआई का जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो बीजेपी के शासनकाल में 8 साल में हुआ है, और इसीलिए हम सबूत आज ये कर रहे हैं कि भाई आपके पास सबूत थे तो आपने क्या किया 8 साल तक, क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? देखिए, पीएफआई हो या कोई भी संस्था हो, अगर देश के खिलाफ है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ है, अगर हिंसा फैला रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यहाँ पे मजहब की बात हम नहीं कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे इसलिए उठ रहे हैं कि भाजपा को जो सुहाता है, उनको लगता है कि उनकी सत्ता बचाने के लिए अगर कोई नफरती बयान है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। उनको लगता है कि उनकी सांसद साध्वी प्रज्ञा जो है वो गोडसे को एक वीर कहती है, गोडसे को एक देशभक्त कहती है, उसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनके मंत्री कहते हैं गोली मारो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उनकी प्रवक्ता नफरत फैलाती, वहां कार्रवाई नहीं होती। मुद्दा यहाँ पे है कि जो भी देश के खिलाफ है, जो भी देश में नफरत फैलाता है, जो भी देश में हिंसा फैलाता है, उसके खिलाफ धर्म, जाति, पक्ष, हर भेदभाव के बिना कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सरकार की विश्वसनीयता होगी। नहीं तो ये सरकार सिर्फ अपने सत्ता के खेल के तहत, उनको लगता है कि ये उनको वोट की राजनीति में आपका 1 मिनट का वक्त था अभी इनिशियल कमेंट के लिए, वो आपने एग्जॉस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एसके दत्ता लगातार हाथ उठा रहे हैं, आपके पास भी 1 ही मिनट है। आपने सुना रोहन गुप्ता जी ने कहा जो सरकार को सुहाता है, जो बीजेपी को सूट करता है, वो सेलेक्टिव कार्रवाई करती है। इस पर जवाब 1 मिनट आपके पास। देखिए, नमस्कार, नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं सबको। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि इतना वक्त क्यों लगा। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। सिमी को कब बैन किया गया था? 2001 में आंशिक रूप से बैन किया गया था, फिर 2009 में बैन किया गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2001 से लेके 2004 तक सबूत इकट्ठा कर रहे थे, और उसके बाद अटल जी की सरकार जाने के बाद भी सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इनको इतना क्यों समय लगा था सिमी को बैन करने के लिए? जब किसी भी संगठन को बैन किया जाता है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि एक दिन में आप बैन कर देंगे, सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। अब बात आती है कि धार्मिक चीजों के चलते बयानबाजी चल रहा है और उसके चलते पीएफआई को बैन किया गया। इनके केरला के सांसद ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। अरे जनाब, आप लोग भूल गए क्या? 3 बार राजनीतिक मतभेद के चलते आरएसएस को बैन करने की कोशिश किए थे। फटकार लगा था आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरएसएस एक राष्ट्रीय समाज। ठीक है, आपका 1 मिनट का जो टाइम था वो अभी के लिए एग्जॉस्ट किया आपने। एक कमेंट यहाँ पे मुफ्ती नदीमुद्दीन का मैं यहाँ पर लूंगी। मुफ्ती नदीमुद्दीन, पीएफआई पर ये जो बैन है, सियासत में कुछ दल ऐसे, सबकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन सियासत में कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ दल ऐसे हैं जो इसमें मजहब ढूंढ रहे हैं। आपका जवाब, 1 मिनट का वक्त आपके पास। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, तो उनकी सरकार जब थी तो बिहार में क्यों नहीं बैन लगाए?
मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल सही है कि ये देर से उठाया हुआ कदम है, मगर इस कदम का इसलिए स्वागत करना चाहिए कि ये कदम सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पीएफआई देश में कितनी संस्थाएं मुसलमानों की है, उन पर तो बैन नहीं लगा। अगर सरकार को लगा, एजेंसियों को लगा कि पीएफआई में कुछ गड़बड़ है तो पीएफआई पे बैन लगा है। अगर अब मामला अदालत में है, अगर पीएफआई अदालत से बनी होगी तो जब बात करेंगे। फिल वक्त पीएफआई पर बैन का मैं समर्थन करता हूं और देश का मुसलमान खुश है कि पीएफआई पर बैन लगा है। आपके पास 20 सेकंड और है, क्योंकि अक्सर अपना टाइम गेस्ट एक्सीड करता है। आपके पास 20 सेकंड और है, 5 सेकंड मैंने ले लिया आपके टाइम के। नहीं देखिए, मगर इसको धर्म का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आतंकवाद होता है, आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो या मुसलमानों के अंदर हो। ये पीएफआई की गतिविधियां बहुत खुद इस पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने 2010-12 में भी सवाल उठाए थे। तो जब तो कांग्रेस ने ही सवाल उठाए थे, कम्युनिस्ट पार्टियों ने सवाल उठाए थे। अगर फिर आज कांग्रेस कुछ कह रही तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है जुबैर मेमन, आपने सुन लिया अभी यहाँ पर मुफ्ती नदीमुद्दीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा ऐसा पहला मौका तो है नहीं जब इस तरह से सवाल उठे हों। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां भी इस पर सवाल उठा चुकी हैं। 2012 का वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आपका जवाब, फिर आज जब बैन किया गया है तो इसमें मजहब कौन ढूंढ रहा है? मैम, मैं काफी पैनलिस्ट को इसके पहले से सुन रहा हूँ। 2-3 दिन से लगातार इस मुद्दे पे डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं पीएफआई को बैन कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं आरएसएस को बैन कर दो। मेरा एक सीधा सरल सवाल है सभी पैनलिस्ट से और आपसे और जो भी जनता मुझे सुन रही है कि उस संगठन के साथ हमको क्या करना चाहिए जिसने इस देश में 17 बॉम्ब ब्लास्ट किए। उस संगठन के साथ हमको क्या करना चाहिए जिसने इस देश में 250 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स किए। क्या उस संगठन को हमको समर्थन करना चाहिए या उस संगठन को बैन करना चाहिए? एक सीधा सवाल है। जिसने 17 बॉम्ब ब्लास्ट किए हो इस देश के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट, अतिरेकी हमला, टेररिस्ट एक्ट, जिसने 250 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स किए हो और ये सभी चीज कोर्ट में चार्जशीट के साथ शुरू हो, ऐसी संगठन के साथ हमको क्या करना चाहिए? शुड वी सपोर्टेड, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए या हमको उनको बैन करना चाहिए? सीधा सा सवाल है। अगर किसी में हिम्मत हो तो जवाब दे दे। पीएफआई का क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर पीएफआई ने 17 बॉम्ब ब्लास्ट अगर लगा दिया तो उसकी का जवाब उसी में। अगर लगा दिया बड़ी जल्दी, अगर किया है तो बताइए। नहीं, अगर आ गया बड़ी जल्दी नहीं है जवाब। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सुनिए, कोर्ट कचहरी में नहीं बुलाया आपको और ना ये कोर्ट कचहरी लगी है कि यहाँ पे लोगों को मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। कोई बात नहीं कर। नहीं, सुनिए, आप खुद ही अपने हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए अपने जहन में, ठीक है? पीएफआई को लेकर सवाल है, उसका जवाब देते बना नहीं है आपसे। और यहाँ पर आप हंस रहे हैं इतने सीरियस मुद्दे पर। मुझे इतने सीरियस मुद्दे पर आपको हंसी आ रही है, मखौल उड़ा रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबूही खान, 1 मिनट आपका। जी अदिति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एक देश के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है कि एक ऐसा संगठन जो पता नहीं कब से हमें तोड़ने के लिए ब्रिक बाय ब्रिक काम कर रहा था, आज हम उसको बैन करने में सफल हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये अभी आधी जीत है, क्योंकि 2001 में सिमी भी बैन हुआ था तो दोबारा नया संगठन बन गया पीएफआई। अब पीएफआई बैन हुआ है, कोई तीसरा संगठन बन जाएगा। लोग तो वही रहेंगे, उनका एजेंडा तो वही रहेगा। तो जितने भी लोग जो मिले हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और अकाउंट सीज किए जाने चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं। जिन लोगों से वो संपर्क में थे उन लोगों की भी सर्वेलेंस हो अगले कई सालों तक। हमें म्यूटेशन नहीं होने देना इस बार। हमें इस बार ये नहीं होने देना है कि संगठन बंद हो गया और दूसरा संगठन खड़ा हो गया। बहुत ही सीरियस टेरर फंडिंग के चार्जेस हैं एंड वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये तो हाफ स्टेप्स उठाए गए हैं, दोबारा से सिमी ने शेप ली पीएफआई की, ऐसे ही एक और आउटफिट ना खड़ा हो जाए, ये भी इंश्योर करने की जरूरत है। रोहन गुप्ता, थोड़ी देर पहले मुफ्ती नदीमुद्दीन ने जो सवाल उठाया था वही सवाल अब मैं आपसे उठाऊंगी, और अब आपके पास 1 मिनट की बाउंडेशन नहीं है, वो लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका तो है नहीं जब पीएफआई पर सवाल उठे हों। पीएफआई पर तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां सभी सवाल उठा चुके हैं, तो फिर आज इसमें राजनीति का मौका क्यों ढूंढा जा रहा है? उनके सवाल का जवाब।
कौन कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है। यहाँ पे हम सवाल उठा रहे हैं सरकार की नीयत पर। आज किया, बहुत अच्छा किया, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 8 साल तक सरकार इस पे सोई रही, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि जो भी संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, अगर देश में नफरत और हिंसा फैलाता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे धर्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे भाजपा की मजबूरी है अदिति जी। उनको मालूम है कि 8 साल पहले जो वादे करके सरकार में आए थे, अगर जनता ने एक भी वादे पे जवाब दे दिया, 15 लाख की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इन सवालों पे अगर जनता ने जवाब मांग लिए तो कोई भी भाजपा के पास जवाब है नहीं। उनकी मजबूरी है कि नफरत फैलाए, उनकी मजबूरी है कि हिंसा फैलाए, उनकी मजबूरी है कि धार्मिक जिस प्रकार का माहौल है देश में खराब करे, जिससे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटके और इनकी सरकार चलती रहे। आज क्यों हो रहा है मुझे बताइए। अगर मैं सरकार में हूं अदिति जी, अगर मेरी नीयत में खोट नहीं है, तो जिस प्रकार के माहौल देश में बना है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो नफरत का माहौल है धर्म के नाम पे, वो क्यों हो रहा है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति को सत्ता में भाजपा द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए एक्शन सिलेक्टिव हो रहा है। बाकी जो भी गुनहगार हो, ये पीएफआई पे एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था, पर बाकी जो भी गुनहगार हो, और यहाँ पे विडंबना देखिए, इनकी पार्टी के सांसद, इनकी पार्टी एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है, प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार, सर प्लीज, एजेंसीज कब इस तरह के संगठन पर एक्शन लें या उन पर पाबंदी का ऐलान किया जाए जब उसमें चुनावी फायदा या वोट बैंक को ना ढूंढा जाए? बिल्कुल, यहाँ पे कोई चुनावी, मैंने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं जो भी देश के खिलाफ है, और जिस प्रकार की जो गतिविधियां पीएफआई ने की है, बैन होना चाहिए था। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सारे जो भी सरकार की नीयत, सरकार की जिम्मेदारी अदिति जी क्या होती है कि देश में इस प्रकार की जब कोई भी चीज फैलती है तो उसको रोके। पर हम देख रहे हैं कि 8 साल में इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के जो केस है वो बढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं होती, और आरएसएस में बैन की आदत तो इनको पड़ी हुई है, जो सरदार पटेल हमारे नेता है, जो इनका मूल्यों का मानने का नाटक कर रहे हैं, यही नफरत और यही हिंसा फैलाने के लिए आरएसएस के खिलाफ बैन लगाया हुआ था। मैं आगे आपको वक्त दूंगी और साथ ही दत्ता जी आपको भी वक्त दूंगी, लेकिन उससे पहले 4 बयान। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपको भी मंच मिलेगा। लेकिन आगे हम बढ़े उससे पहले 4 बयान हम सुनाना चाहते हैं। बयान 4 हैं, लेकिन इनमें वैरायटी 2 ही है। पहली तो ये कि कैसे माने कि पीएफआई पर ये स्ट्राइक सच्ची है तो सबूत चाहिए, और दूसरी कि स्ट्राइक में आतंक पर कोई एक्शन नहीं है, ये तो महज चुनावी स्टंट है। सुनिए 2016 से और 2022 की राजनीति में कितनी समानता है। अमित शाह कहते हैं 250 मार दिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मार दिए, तो ये बताएं तो कि कितने मरे हैं। पूरे विश्व में इस बात पर अनेक लेख आ रहे हैं जहां इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये तो उन्हीं के हित में है कि इस बात को स्पष्टीकरण करें। सत्ताधारी दल को ये याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का लज्जाजनक तरीके से राजनीतिकरण किया। सही सबूत होना चाहिए, और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है? ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं कि कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ। प्रश्न है जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के, ये कोई कहे कि इस पे भी लगाओ उस पे लगाओ, ये इसमें मनमानी नहीं हो सकती। ये अंत में कोई बात छिपी रहने वाली नहीं है। ये जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है ये सामने आएगी। ये कहां तक दबाएंगे? आपके पास उनके खिलाफ कुछ नहीं, आप सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ सबूत मिल जाए। अच्छा, सबूत क्या होगा? विदेश से इनका ताल्लुक है, विदेश से पैसा आ रहा है,
बताएंगे कुछ नहीं, लेकिन ये सारे इल्जाम टीवी के ऊपर लगा देंगे। देखिए, आपको शायद याद होगा, गुजरात के अंदर 20 साल पहले 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पूरे देश में कयामत बर्पा हो गई थी। आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जामात उन पे लगे थे। 19 साल के बाद पिछले साल उन सबको अदालत ने छोड़ दिया कि ये इन्होंने, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। 6 आदमी अदालत के अंदर मारे गए। किसी मीडिया ने यह भी खबर नहीं चलाई कि उनको छोड़ दिया गया। मुझे बताइए तो सही, देश के अंदर हो क्या रहा है? राजनीतिक फायदे के लिए भारत के किसी भारतीय की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। जो सरकार जिस तरीके से राजनीतिक फायदा हो सकता है वो फायदा उठाने की कोशिश करती है। जहां तक सवाल आपने कहा कि मनोबल टूट जाएगा, मनोबल तो उनका इस सरकार ने पहले ही तोड़ रखा है। अगर आप उन्हें इंडिपेंडेंट कर दें तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। सर, आपने सुना क्या कहा गया? कमलनाथ तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट थी वो तो आपने सार्वजनिक की नहीं, तो फिर ये एक्शन क्यों? देखिए, राजनीतिक आदमी राजनीतिक लाभ और हानि देख करके बात करता है, जो उनको करनी भी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक पीएफआई का प्रश्न है और पीएफआई पे बैन का प्रश्न है, तो मैं कहना चाहता हूँ अदिति जी कि मेरा कभी पीएफआई से कोई संबंध नहीं रहा है, ना मैं पीएफआई को जानता हूँ, ना मुझे ये मालूम है पीएफआई क्या करता है। लेकिन देश की एजेंसी अगर पीएफआई को आतंकवादी संगठन मानती हैं, अगर देश की राष्ट्रीय एजेंसियां ये मानती हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिलेशन आतंकवादियों से हैं, जिसकी फंडिंग के उनके पास सबूत हैं, तो उस पर बैन उन्होंने इसलिए लगाया है कि उसका आतंकवादियों से संबंध होने के बाद देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि पार्टी से बड़ा परिवार होता है, परिवार से नहीं, पर व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा होता है। राजनीति और सियासत तब तक है जब तक कि हमारा देश है। यदि देश ही नहीं रहेगा तो सियासत हम कैसे करेंगे? तो मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कम्युनिटी कोई अपराध नहीं करती है, अपराध व्यक्ति करता है। अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो भी मैं इसको मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता, मैं इसको मुसलमानों का प्रतिनिधि ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, क्योंकि जो इस्लाम है वो नफरत की एजुकेशन नहीं देता, वो नफरत का मैसेज नहीं देता। इस्लाम एक बहुत ही मोहब्बत का मैसेज देता है, इस्लाम कुर्बत का मैसेज देता है, इस्लाम खिदमत का मैसेज देता है और इस्लाम इबादत का मैसेज देता है। अगर अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके और अगर इस्लाम के नाम पर कोई दूसरों की हत्या करने की साजिश करता है या जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी गला काटता है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि किसी भी तरह का धर्म और जाति के नाम पर रेडिकलाइजेशन, कट्टरता, धार्मिक उन्माद, ये किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि देश की सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो ठीक किया, अब उसको प्रूव करना पड़ेगा। पीएफआई अगर सही है तो कोर्ट उसे निर्दोष साबित करेगा। ठीक है, ठीक है। एसके दत्ता, आप काउंटर करना चाह रहे थे, उसके बाद जुबैर मेमन और रोहन गुप्ता, जल्दी जल्दी प्लीज। आचार्य जी, आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं स्वागत करता हूं आपकी बात का। पर आप जिस पार्टी से आते हैं, आपकी पार्टी तो ये बात नहीं मानती है। आपके पार्टी के तमाम जितने सारे वरिष्ठ, जितने सारे नेता है, सबके सब सबूत मांग रहे और कह रहे कि किस आधार पे किया गया है, और क्योंकि मुसलमानों को एक तरह से आइसोलेट करना है और एक तरह से मुसलमानों को के ऊपर दहशत फैलाना है, तो इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। आप सबूत की जहां बात आती है, सबूत पे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार केरल हाई कोर्ट में जब गए थे, बिना सबूत के आधार पे पीएफआई को बैन करने के लिए केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और इसलिए भारत के सरकार और ज्यादा सक्रिय हो गए थे और इतने दिन तक सबूत ही इकट्ठा किया जा रहा था। और सबूत इकट्ठा करके फिर जब आपको एनआईए को, ईडी को, सीबीआई को लगा कि काफी सबूत आ गया है, तब भारत
भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने बैन किया है। राजनीतिकरण यहाँ पे ये हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है, जैसे लालू प्रसाद जी ने आज कहा है या फिर कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता ने कहा है कि आरएसएस पे बैन लगनी चाहिए। अरे सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि किस संस्था को किस संस्था के साथ आप इक्वेट कर रहे हो? क्या चाचा नेहरू ने आमंत्रित नहीं किया था आरएसएस को रिपब्लिक डे के पैरेड में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के साथ? क्या मिसेस इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन है जो देश के हित में काम करता है? या तो चाचा नेहरू की दलीलें और उनकी सोच गलत थी, मिसेस इंदिरा गांधी की दलीलें और मिसेस इंदिरा गांधी की सोच अलग थी, गलत थी, या फिर अभी की कांग्रेस पार्टी की सोच गलत है? ठीक है, आपने पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम से कुछ कहा, उसका जवाब ले लीजिए क्योंकि आपने सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी को लेकर। उसके बाद जुबेर मेनन और फिर रोहन गुप्ता, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए मिस्टर दत्ता जो बात कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। उनका फर्ज बनता है या उनकी कोई ऐसी उनके पास जानकारी होगी जो कांग्रेस पार्टी को वो पीएफआई से जोड़ रहे हैं या जिससे भी जोड़ना चाहते हैं। मैं दो बातें, अदिति जी, आपके चैनल पे बड़ा शो है आपका, आप बहुत बड़ी एंकर है, मैं आपके शो पे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। पहला, पीएफआई को मुसलमानों से जोड़ने की गलती ना करें। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी करने की, उसे शिक्षा देने की कोई कोशिश पीएफआई के मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़ रही है। और जहां बात मैंने कतई ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी और पीएफआई का साथ है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन देने की कोशिश कर रही है। प्लीज, जब आप बोले तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, वापस मंच मैं कभी बीच में नहीं बोलता क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। देखिए, अगर पीएफआई आतंकवादी संगठन है तो एक सवाल तो बीजेपी की सरकार पे उठता है कि 8 साल से आपकी सरकार है तो आज क्यों बैन हुआ, नंबर 1। और अगर जो लोग कुछ कह रहे हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है तो फिर कांग्रेस की सरकार पे, जो हमारी सरकार है, जिस पार्टी के साथ हम खड़े हैं, उस पर भी सवाल उठेगा कि देश के अंदर 50 साल से ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही है। अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगा? तो ये बड़े सवाल हैं। छोटी छोटी राजनीतिक स्वार्थों के लिए हम देश की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगा सकते। ठीक, जल्दी जल्दी सुबुही खान और रोहन गुप्ता, प्लीज जल्दी जल्दी। रोहन जी मैं दे रही हूँ, सुबुही खान से काउंटर लेके मैं आपको दे रही हूँ मंच। जी अदिति, मैं आचार्य जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि पीएफआई ना तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो इस्लाम का या मुसलमान का कोई संगठन है। लेकिन एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुसलमानों को वरगलाने वाला, मुसलमानों को भड़काने वाला और मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल करके भारत के खिलाफ खड़ा कर देने वाला संगठन जरूर है पीएफआई। और कितने सबूत हमें चाहिए, जो काफी पैनलिस्ट सबूत मांग रहे थे। सीएएनआरसी के विरोध में पूरे देश को जमाने में इस संगठन का हाथ था। दंगाइयों को पैसा बांट रहे थे ये लोग। दिल्ली दंगों में चुन चुन के हमारे देशवासियों को इन्होंने मारा। कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा के खिलाफ इन्होंने भड़काया। प्रोटेस्ट के नाम पर शाहीन बाग में माओ को, बूढ़ी दादियों को बैठा दिया। 4-4 महीने के बच्चों को ठंड में लेकर वो औरतें बैठ गई। कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया अपने 4-4 महीने के बच्चों का। कहीं ये पाकिस्तान के फेवर में नारे लगा रहे हैं, कहीं इनके पास से आईईडी विस्फोटक मिल रहा है, कहीं इनके पास से दस्तावेज मिल रहे हैं कि 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे भारत को। और कितने सबूत चाहिए भाई? इससे ज्यादा सबूत बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल। कुछ बातें राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल का बड़ा बयान है। रोहन गुप्ता जी, उसके बाद सवाल आप ही से। वो ये कह रहे हैं कि दीमक की तरह काम कर रही थी पीएफआई, देश के खिलाफ जहर भर रही थी पीएफआई मुस्लिम युवकों को भड़काने का काम कर रही थी। और पीएफआई ने दरअसल 25 साल का प्लान तैयार किया था। ये महाराष्ट्र एटीएस चीफ का बयान है, विनीत अग्रवाल का बयान है, जिसमें रोहन गुप्ता जी वो ये कह रहे हैं दीमक की तरह काम कर रही थी पीएफआई। इनकी एक्टिविटी क्या रही सर, कि क्या ऐसी प्लानिंग कर रहे थे पीएफआई के लोग जो देश विरोधी हो सकती थी? नहीं, प्लानिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कल करने वाले थे या परसों करने वाले थे। ऐसी प्लानिंग, इनकी जो प्लानिंग है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जैसे दीमक की तरह आप किसी समाज में घुस जाएं, और इनकी लंबी प्लानिंग थी 2047 तक की, अभी से 25 साल लंबी प्लानिंग है। तो ये धीरे धीरे करने वाले लोग थे, लेकिन ये जहर फैलाना, इनसिक्योर फील कराना, इस तरह के काम कर रहे थे। और फिर और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं।
तो दीमक की तरह काम कर रहे थे, जहर फैलाना, और बहुत सारे एविडेंस है। ये हमने आपको सुनवाया अभी। विनीत अग्रवाल जी क्या करते हैं? जी रोहन गुप्ता जी। अदिति जी देखिए, आपकी बड़ी डिबेट है, जिस प्रकार से दत्ता जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, नैरेटिव को चेंज मत कीजिए। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं, किसी ने भी पीएफआई पे हुई कार्यवाही का कहीं विरोध नहीं किया। कमलनाथ जी ने ये कहा कि इतने सारे सबूत थे तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मुद्दे को हर चीज में हिंदू मुसलमान मत कीजिए। यहाँ पे ये बात सिर्फ ये है कि पीएफआई पे जो एक्शन लिया गया है, उस तरीके का एक्शन हर एक आदमी, हर एक संगठन के खिलाफ होना चाहिए जो देश में नफरत और हिंसा फैलाता है। यहाँ पे ना पीएफआई मुसलमान की बात कर रहे हैं, ना हम बोल रहे कि आरएसएस हिंदू है। अरे जो भी एक आदमी हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर देश के खिलाफ है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे लार्जर मुद्दा है। बाद में मैं वापस एक चीज बोल रहा हूँ अदिति जी, Aditi, please put seconds. एक सेकंड Subui, please let him finish. Let him finish. Let him speak. He has waited. He has waited for long enough. Please let him finish, then I'll give you the floor. रोहन गुप्ता. Not even single person has opposed actions against PFI. एक्शन होना चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि वो एक्शन हर एक आदमी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है। आज वो पार्टी बात करे, साध्वी प्रज्ञा, वो यहाँ पे उनकी एमपी है जो देशभक्त कहती है गोडसे को, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उनके मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने दिल्ली में क्या कहा था, उनकी एक प्रवक्ता जिसके कारण पूरे देश में बवाल मच गया, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, आज तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। मुद्दा यहाँ पे हो रहा है कि हर एक उस आदमी के सामने एक्शन लीजिए, पर भाजपा की मजबूरी है अदिति जी, अगर उन्होंने एक्शन ले लिया तो उनकी सत्ता की नैया डूब जाएगी, क्योंकि नफरत जब होती है तभी कमल खिलता है, कीचड़ जब फैलता है तभी कमल खिलता है। ये उनकी मजबूरी है। इस मजबूरी को रोकने के लिए हम इस डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। बाकी पीएफआई जैसे हजारों संगठन हो और हर एक के ऊपर बैन होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि देश में हिंसा और नफरत का वातावरण फैलाए। ठीक है सबूई खान। जी जी अदिति, मैं रोहन जी को, मुझे नाम उनका शायद मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही, रोहन गुप्ता, रोहन मैं गुप्ता। आपको जी 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 रोहन जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ ये तो कोई नहीं कह रहा है कि कोई हिंदू कुछ गलत नहीं करता है। अगर कोई हिंदू कोई कट्टरवाद की बात करता है या कोई अपराध करता है या कोई देश विरोध करता है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जख्म और रोग में फर्क होता है। जख्म तो थोड़े समय बाद भर सकता है। कोई हिंदू कोई अपराध कर रहा है, उसको सजा कर दीजिए, 100 हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपने आप वो जख्म भर जाएगा। लेकिन इस्लाम को इस्तेमाल करके इस्लामिक आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन और मेंटल ब्रेन वॉश करना मुसलमानों का एक बहुत ही जहरीली एक बीमारी बन चुकी है हमारे समाज में। वो एक रोग है, वो एक कैंसर है, वो एक खतरनाक। ठीक है रोहन गुप्ता रेडिकलाइजेशन की बात कर रही है। मैं यही बोल रहा हूँ अदिति जी, तो एक्शन तो लेना ही चाहिए। ये क्यों बार बार पीएफआई का ये कौन बोल रहा है? कौन? ये एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। आज 8 साल तक, सुबुई खान जी आप भी मानेंगे कि इस सरकार में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी है, तो 8 साल तक ये सरकार क्या कर रही थी? मैं तो बोल रहा हूँ कि जब भी इनको सबूत मिला पहले से ही एक्शन लेते तो आज ये हाल नहीं होता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी हो जो ये धार्मिक उन्माद देश में फैल रहा है, जिसके कारण जो भी सारे राज्यों में देख लीजिए, जो एक नफरत का माहौल हिंदू और मुसलमानों के बीच में देश को जो तोड़ने का काम हो रहा है इस सरकार के द्वारा, उसको रोकने की जरूरत है। ठीक है, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर जो माहौल बन रहा है, इसके दत्ता, उस पर आपका जवाब। इन्होंने साध्वी प्रज्ञा के स्टेटमेंट को उठाया और इन्होंने बीजेपी से जुड़े अलग दूसरे नेताओं के भी स्टेटमेंट को उठाया। ये पूछ रहे हैं कि उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, जहां साध्वी प्रज्ञा जी की जहां बात आती है, साध्वी प्रज्ञा जी को क्लीन चिट किसने दिया है? कोर्ट नहीं दिया है ना, हमने तो नहीं दिया है, या फिर रोहन गुप्ता ने नहीं दिया है। जहां बात आती है कि बाकी बीजेपी के नेताओं की अनुराग ठाकुर जी का बयान के बारे में नहीं दिया है। अनुराग ठाकुर जी के बयान को लेकर मैं एक सवाल करता हूँ, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? फांसी नहीं देनी चाहिए देश के गद्दारों को, या फिर सूली पे नहीं चढ़ाना चाहिए? गद्दारों को समर्थन करते हैं क्या? कोई भी गद्दार हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म से क्यों हो, एक सेकंड जुबैर मेमन का ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं शायद बोलना नहीं आ रहा। गद्दारों का समर्थन करते हैं क्या? हिंदू मुस्लिम कांग्रेस पार्टी कर रही है बार बार ये कह के, सुनिए एसके दत्ता को बैन करके, एसके दत्ता जो मामला कोर्ट में है उसे कोर्ट पर छोड़ना चाहिए। जजमेंट सुनाने में, फैसला सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एसके दत्ता जी, एसके दत्ता जी, जो मामला कोर्ट में है ना, फैसला सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी से जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ले लीजिए, लेकिन आपसे मुझे ये कहना है कि फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। ना हम में कोई जज है और ना ही हम कोई ट्रायल कोर्ट चला रहे हैं।
उसे जिन्हें ये फैसला लेना उन पर छोड़ दीजिए। मैंने ट्रायल कोर्ट का उल्लेख किया है, ट्रायल कोर्ट में उनको क्लीन चिट मिला है। ये रोहन गुप्ता, हायर कोर्ट में आप मामला गया हुआ है, हायर कोर्ट तो सर अभी हाई कोर्ट में अगर मामला है तो बात होगी ना उसकी। रोहन गुप्ता, ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अगर गलत होती तो फिर इनको चुनाव लड़ने नहीं देते। अरे सर आप जवाब तो सुन लीजिए, आप लोग बोलना शुरू करते तो सुनते नहीं है। रोहन गुप्ता का आप जवाब तो सुनिए। रोहन गुप्ता, मेरा सिंपल एक सवाल है कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनके हत्यारे को देशभक्त बोलना ये सुओ मोटो होता है। इसमें कोर्ट की बात कहां से आप एक्शन इमीडिएट ले सकते हैं? क्या ये देश के खिलाफ का मामला नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं आप दत्ता जी? पूरा देश आपको देख रहा है, थोड़ा तो शर्म कीजिए आप। हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट तय करेगा, वो उनका पर्सनल निजी बयान है। तो आप लोग बीजेपी और आरएसएस इसके दत्ता जी अगर आप उनके साथ बोलेंगे उनकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, सॉरी, फिर मुझे ऑडियोज डाउन कराने पड़ेंगे। रोहन गुप्ता 30 सेकेंड्स प्लीज। दीदी यही इनकी हकीकत है। ये दत्ता जी जैसे लोग आज गोडसे मुर्दाबाद क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं कि गोडसे को देशभक्त बोलना कोर्ट तय करेगा और सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। मेरा सिर्फ ये यहीं पे मैं कहता हूं कि नियत में जब कोर्ट होती है तब ये सब चीजें कोर्ट में चली जाती है और आपको लगता है कि नहीं एक्शन लेना है तब आप ले लेते हैं। ये नहीं चलेगा ना। आपको लगता है कि किसी ने भी जवाब दीजिए। इसके दत्ता 30 सेकंड्स है प्लीज, उसके बाद मुझे दूसरे पैनलिस्ट को टाइम देना प्लीज। मैंने कहा कि गोडसे को लेके प्रज्ञा ठाकुर की जो बयान है वो उनकी निजी बयान है। ये लोग लगातार आरएसएस और बीजेपी को क्यों घसीटते हैं उस बयान के साथ? क्यों कहते हैं कि आरएसएस का समर्थन है या फिर बीजेपी का समर्थन है गॉडसे के साथ? हम लोगों ने कब कहा कि हम लोग गॉडसे को समर्थन देते हैं? कोई व्यक्ति अगर निजी बयान अगर देते हैं, इनके तो कांग्रेस के कितने सारे लोगों ने निजी बयान दिया है कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान का समर्थन करते हुए। क्या मैं मान लूं कि पाकिस्तान को समर्थन कांग्रेस पार्टी देती है? मैं मानूं क्या? ठीक है, अब जो एक सेकंड, एक जवाब आचार्य प्रमोद कृष्णम भी देना चाह रहे थे, उनका जवाब सुनिए अब। देखिए अदिति जी, ये दत्ता साहब जो बात कर रहे हैं, मैं बड़ी गंभीरता से आपकी डिबेट को सुन रहा हूं। मैं आपके चैनल से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जिसने की, गॉडसे एक आतंकवादी था और गॉडसे की जो विचारधारा है उसको अगर कोई फॉलो करता है, मैं उसे देशभक्त मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे दत्ता जी से एक सवाल करना, अदिति जी, बड़ी गंभीरता से मैं सवाल कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो उसी गंभीरता से जवाब देंगे। दत्ता जी ये बताइए, अभी आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी एक मौलाना साहब के यहाँ मिलने गए, मस्जिद में मिलने गए। उन मौलाना साहब ने कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं। तो अगर मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता हैं तो फिर महात्मा गांधी क्या हैं? एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। क्या आप राष्ट्रपिता मोहन भागवत जी को मानते हैं, उस बयान से सहमत हैं? और अगर उस बयान से आप सहमत हैं तो क्या इस देश के दो राष्ट्रपिता हैं? क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते आप? और अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं तो फिर उन हजरत के उस बयान पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जवाब पूरे देश को आप दीजिए। आचार्य जी, मैं आपके सवाल सुना हूं और बहुत ही गंभीरतापूर्ण इस सवाल का जवाब भी दे रहा हूं। जहां बात आती है कि मौलाना साहब ने क्या कहा मोहन भागवत जी को लेके, ये मौलाना साहब की निजी बयान है। मैं उनकी निजी बयान और निजी सोच को बदल नहीं सकता हूं। सांगठनिक दृष्टिकोण से एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं महात्मा गांधी जी को हमारे देश का राष्ट्रपिता मानता हूं और वह हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो पहली बात तो आपकी इस सवाल का क्लैरिटी मैंने दे दिया है। जहां बात आती है कि गॉडसे को लेके, गॉडसे का कोई समर्थन नहीं करता है गांधी जी के हत्या को लेके। ना ही भाजपा ने कभी समर्थन किया है, ना ही आरएसएस ने कभी समर्थन किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था आरएसएस को महात्मा गांधी जी के हत्या को लेके, उसके बाद भी आपके पार्टी जो लगातार ये षड्यंत्र रचाती है, ये कहते हुए कि नथुराम गॉडसे का समर्थन आरएसएस या फिर बीजेपी देती है, इस बात से मुझे एतराज है। क्योंकि ये करके आप लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को, 1948 के उस डिसीजन को आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो आपकी पार्टी लगातार करती है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, 30 सेकंड्स है प्लीज। ओके, एसके दत्ता जी, इसका मतलब आप मानते हैं कि मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहना गलत है, हाँ या ना? मैंने कहा कि उनकी निजी बयान है।
आप मौलाना साहब से जाके पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं ये बात? मैंने अपना स्पष्टीकरण तो मैंने दे दिया मैं तो है। आप ही का निजी, मैं आपका निजी विचार जानना चाहता हूं, क्या मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहना गलत है, हाँ या ना? आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। बात पे मैंने सीधा वे में कहा है कि महात्मा गांधी जी को ये पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है और हर कोई मानता है। इस पे मैं आता है नहीं, मैंने मोहन भागवत जी के लिए पूछा है। नहीं ठीक है, अब ये डिबेट मेरी बहस का मुद्दा नहीं है प्लीज। मैं आज जो पीएफआई पर एक्शन लिया गया और उसके बाद जो सियासत हुई है उस पर बहस कर रही हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर सवाल उठाया था प्रमोद कृष्णम जी, तो मैंने उन्हें उससे उस सवाल का जवाब आपके लिए लेने की कोशिश की है। यहाँ पर जुबैर मेमन, इस पूरे पैनलिस्ट में भले ही सियासी मतभेद हो, लेकिन किसी के मन में इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है या कोई वोट अबाउटरी भी नहीं कर रहा है सिवाय आपके। मैंने क्या वोट अबाउटरी की है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो जवाब देता हूं। पीएफआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी? ये तो सरकारों का और एजेंसियों का डिसीजन है, मैं कहां से बोल सकता हूँ? मेरे पास सबूत होते तो मैं बोलता, सरकार के पास सबूत है तो उन्होंने बैन लगाया है, इसमें किसका विरोध है? तो आपको पहले जब आप पहले बात कर रहे थे तो भूल गए थे ये बात? मैं वापस मेरा स्टेटमेंट रिपीट करता हूं और सभी पैनलिस्ट को भी बोलता हूं, जो भी लोग आरएसएस और पीएफआई को कंपेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही जहालत और बेवकूफी वाला कंपैरिजन है। आरएसएस और पीएफआई का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? पीएफआई एक चिल्लर छोटी सी संगठन है, बहुत काम करते हैं। नहीं, बेवकूफ बता रहे हैं। रोक रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात पर रहिए ना, आप दूसरों को सर्टिफिकेट मत बांटिए। आरएसएस पीएफआई को कंपेयर मत करो, आरएसएस और पीएफआई को कंपेयर मत करो। पीएफआई चिल्लर संगठन है, आरएसएस तो इतनी बड़ी संगठन है जिसको महाराष्ट्र के डीजीपी ने अपनी किताब में कहा है देश की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन है। उसका तो आईसिस के साथ टक्कर है, ये पीएफआई जैसी चिल्लर संगठनों से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? आपको पता है कितना बड़ा संगठन है पीएफआई? सबसे बड़ा संगठन, ये महाराष्ट्र के डीजीपी ने बुक लिखी है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये बुक है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैं मुफ्ती नदीमुद्दीन को दूंगी फ्लोर, मुफ्ती नदीमुद्दीन को दूंगी फ्लोर। देखिए सर, ये तो बता रहे हैं कि पीएफआई तो बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए आप लोग बात कर रहे हैं पीएफआई पर। देखिए, कट्टरवाद या आतंकवाद किसी समाज के अंदर है तो सबसे पहले उस समाज को बर्बाद करेगा और समाज को तबाह करेगा। पीएफआई के अंदर कट्टरपन है, पीएफआई के अंदर अलगावाद है और ये अलगावाद 2006 से उन्होंने पीएफआई को कायम किया है और 2018 से देश में हर आदमी कह रहा। मगर मेरा एक सवाल है, क्या सवाल है कि 2018 में मोहसिन रजा ने कहा था कि पुख्ता सबूत मिले हैं और 120 करोड़ की फंडिंग वकीलों के पीएफआई से हुई है, तो क्यों मोहसिन रजा से सवाल नहीं हो रहा है? जब उनके पास सबूत है और पुख्ता सबूत था तो बैन क्यों नहीं लगा? और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है मुफ्ती साहब, ये सवाल ये सवाल पर बहुत डिस्कशन हुआ है, आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लें क्योंकि सवाल को लेकर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आप अपना जो आर्गुमेंट है वो कंक्लूड कर लें सर। नहीं, ठीक है। सुबुही ने कहा है कि इस्लामी आतंकवाद, पंजाब में जो आतंकवाद हुआ वो कौन सा आतंकवाद था? बोडो के अंदर कौन सा आतंकवाद है? नक्सलाइट के अंदर कौन सा आतंकवाद है? मुसलमानों में आतंकवाद है। ठीक है, वो आप जवाब देना चाह रही हैं सुबुही खान, 20 सेकंड से ज्यादा वक्त मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी, प्लीज सॉरी। जी मुसलमानों में नदीमुद्दीन जी प्लीज, नदीमुद्दीन जी बात सुनिए, महत्वपूर्ण बात बोल रही हूँ, सुनिए। अदिति की आवाज कम करा दीजिए, 20 सेकंड दिए आपने। नदीमुद्दीन जी, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि भारत में आतंकवाद केवल इस्लामिक आतंकवाद है। भारत में 2 अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। एक मुसलमान बच्चे को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक खालसा पंथ के बच्चे को खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें लड़ाई इस्लामिक स्टेट से और खालिस्तान से लड़नी है, इस्लाम और खालसा पंथ से नहीं लड़नी है। इस जिम्मेदारी को पहचानिए। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वो भी ये कह रहे हैं कि वो पीएफआई की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन इसे बैन पर, उस पर लगे बैन को भी वो ठीक नहीं मानते। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं
और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है। क्योंकि तो ड्रैकोनियन बैन करार दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश के हर नागरिक को सवाल पूछने का हक देता है। संविधान ने हर व्यक्ति को सहमति और असहमति का भी अधिकार दिया, लेकिन ये सवाल और ये अधिकार तब बेमानी हो जाता है अगर मसला हो देश की सुरक्षा का। विपक्ष ने सरकार से सबूत उस वक्त भी मांगे थे जब देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या एयर स्ट्राइक्स की थी। अब पीएफआई को बैन करने पर भी सबूत बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं। कहा जा रहा है इतने सबूत थे तो अभी तक बैन क्यों नहीं किया। ऐसे में यह भी जरूर सोचिएगा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर क्या विपक्ष का सियासत करना और विरोध के नाम पे सरकार के कदम को साजिश के चश्मे से देखना क्या सही है। सोचने वाली बात यह भी है कि सियासत में विचारधारा की लड़ाई होना लाजमी है। हर सियासतदान को सही गलत का फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए सोचिएगा जरूर आखिर हमारे देश के राजनेता कब दल हित और वोट हित से ऊपर उठकर देश हित वाली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देश की सियासत से जुड़े लोगों के लिए संदेश सिर्फ इतना कि उन्हें अपनी सोच और नजरिए को प्रोग्रेसिव और साथ ही वक्त के साथ बदलने की जरूरत है। कसम संविधान की। में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे एक नए मुद्दे के साथ जी न्यूज पर, ये याद दिलाते हुए कि ये देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, ये देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।